सरना की याददाश्त वापस आ चुकी थी और आचार्य को आम्रपाली और सरना ने मिलकर पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी आचार्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले थे। वो खंजर से आम्रपाली पर वार करने ही वाले थे कि तभी सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली की जान बचाने के लिए फुर्ती दिखाते हुए स्वर्णसेन की तलवार लेकर आचार्य की पीठ में घोंप दी। तलवार लगते ही आचार्य की आंखें बड़ी हो गईं और वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। वो क्रोध में कुछ कहना चाह रहे थे। उन्होंने सम्राट की ओर देखते हुए बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना कहा कि तुम भानु प्रताप नहीं, तुम। और फिर वो एकदम से रुक गए और उनके हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर गया। फिर आचार्य भी करहाते हुए जमीन पर पेट के बल जा गिरे। आचार्य जब से वैशाली आए थे तब से उनका एक ही ध्येय था और वो था आम्रपाली को खत्म करना। तो राज आचार्य के साथ साथ उनकी बुराइयों का भी अंत हो गया था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आचार्य का ये रूप देखकर सब हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि सुमंत एक आचार्य होते हुए इस तरह आम्रपाली पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करेंगे और भानु प्रताप भी किसी व्यापारी की तरह नहीं बल्कि एक सम्राट की तरह आम्रपाली का बचाव करने के लिए तलवार का प्रयोग करेंगे। आम्रपाली बहुत घबराई हुई नजरों से सम्राट और आचार्य की तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जीवित बची हुई है। तभी सम्राट आम्रपाली के पास आए और परेशान होते हुए कहते हैं, आम्रपाली अब ठीक तो है ना? आम्रपाली किसी मूर्ति की तरह स्तब्ध होकर खड़ी थी और भानु प्रताप को देखते ही उसने घबराते हुए उन्हें गले से लगा लिया। और तब भी वो आचार्य के उस बर्ताव के बारे में ही सोच रही थी। वो आचार्य को देखे जा रही थी जिनका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। तभी वहां राजकुमारी मुकुंदा और सोम कुछ सैनिकों के साथ पहुंचे। आचार्य को इस हालत में देखकर राजकुमारी घबरा गई थी और फिर सोम ने वहां आकर सबसे पहले भानु प्रताप और आम्रपाली को गले लगते हुए देखा। उसका मन फिर से खिन्न हो गया, लेकिन फिर उसका ध्यान आचार्य की तरफ गया। वो तुरंत आम्रपाली के पास गया और कहा, आम्रपाली जी आप कहाँ चली गई थी? और ये आचार्य को क्या हो गया? सोम और राजकुमारी दोनों ही आम्रपाली के ना मिलने पर परेशान हो गए थे, इसलिए वो अपने साथ सैनिकों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल गए थे। और उन्हें ढूंढते हुए वो लोग राजमहल के पीछे पहुंच चुके थे। वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आचार्य का शव देखकर वहां आए सैनिकों में से 2 सैनिक तुरंत महाराज को बुलाने चले गए और वहां पहुंचते ही राजकुमारी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये आचार्य को किसने मारा? क्या हुआ था यहाँ? कोई मुझे बताएगा? तब युवराज स्वर्णसेन ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, राजकुमारी इस बारे में हम आपको विस्तार से बाद में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य के शव को लेकर हमें महाराज के पास जाना चाहिए। उन्हें इस बारे में पता होना अति आवश्यक है। राजकुमार मणिधर ने भी युवराज का पक्ष लेते हुए कहा, युवराज उचित कह रहे हैं। आम्रपाली अभी भी आचार्य के शव को देखकर सदमे में खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आचार्य उसकी जान लेने के लिए इतने आमादा थे और इतने समय से वो आम्रपाली के आसपास राजमहल में रह रहे थे। भानु प्रताप और राजकुमारी मुकुंदा आम्रपाली को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक आम्रपाली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वो किसी सदमे में थी। उसकी हालत देखकर कोई भी वहां से जा नहीं रहा था। इससे पहले कि वो ये सब बताते, महाराज के पास जा पाते, उससे पहले ही महाराज कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच गए और वहां का माहौल और आचार्य का शव देखते ही पहले तो वो अचंभित हो गए। फिर महाराज का क्रोध फूट पड़ा और उन्होंने कहा, ये सब किसने किया? हमारे राज्य में ऐसी हरकत करने की किसकी हिम्मत हुई? कोई कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा था। सब सहमे हुए वहां खड़े थे। तभी सबके बीच से होते हुए भानु प्रताप आगे आए और कहा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन ये मैंने किया है। ये सुनकर महाराज का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने कहा, आपने? पर आपने आखिर ऐसा क्यों किया? ये सुनकर सम्राट ने सहज होकर जवाब दिया, महाराज जिस तरह की परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हुई थी उस हिसाब से हमें जो उचित लगा हमने वही किया। ये सुनकर आम्रपाली और बाकी सब महाराज की प्रतिक्रिया पर गौर करने लगे। महाराज स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर आचार्य को ऐसे देखकर उनका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वहीं सोम का ध्यान कहीं और ही था। उसने आचार्य की मंशा समझने के लिए और आम्रपाली को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। उसके आचार्य का पीछा करने और उसका सच पता करने की वजह से ही वो आम्रपाली को प्रतियोगिता के दिन बचा पाया था। और सरना का सच भी तभी सबके सामने आया। तब जाकर आज आचार्य की बुराइयों का अंत हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भानु प्रताप ने अंत में आकर आचार्य से आम्रपाली की जान बचा ली। इस बात से सोम परेशान था कि उस वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं था। उसका अफसोस और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसने आम्रपाली को घबराते हुए भानु प्रताप के गले लगे हुए देखा, तो उसको कुछ अलग ही महसूस हो रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था कि उसके इतना सब कुछ करने का कोई मोल नहीं रह गया। वो यही सब सोचते हुए चुपचाप वहां से जाने लगा। उसे वहां से इस तरह जाते हुए देखकर राजकुमारी मुकुंदा के मन में अजीब सी शंका होने लगी। उनके मन में विचार आया कि आखिर ये सुलोचना कहाँ जा रही है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे देखना होगा कि सोम को अचानक हुआ क्या है। ये कहकर एक बार राजकुमारी ने सबकी तरफ देखा। उन्हें लगा कि भानु प्रताप इस स्थिति को संभाल लेंगे। फिर वो धीरे से सोम के पीछे पीछे चली गई। महाराज का क्रोध और भी बढ़ता जा रहा था। वो फिर से क्रोध भरी नजरों से भानु प्रताप की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको जो उचित लगा आपने वो किया। ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें आपको किसी की जान लेना उचित लगा? बताइए भानु प्रताप जी। भानु प्रताप ने तुरंत कहा, महाराज हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। पहले आप दरबार में चलिए, आपको शुरू से लेकर अंत तक हम सब कुछ बताएंगे। चलिए। ये कहकर भानु प्रताप राजमहल की तरफ बढ़ने लगे। महाराज ने एक बार आचार्य के शव को देखा और अपने सैनिकों की तरफ उस शव को ले जाने का इशारा करते हुए राज दरबार की ओर निकल पड़े। सम्राट, आम्रपाली, राजकुमार मणिधर और स्वर्णसेन भी उनके पीछे पीछे दरबार जाने लगे। महाराज ने दरबार जाकर सबसे पहले वहां मौजूद महारानी को सब कुछ बता दिया। महारानी ये सब कुछ सुनकर समझ गई थी कि आचार्य को इन लोगों ने इसलिए मारा होगा कि उन्हें आचार्य का सत्य पता चल गया होगा। तभी उन्हें अचानक कुछ याद आया। वो मन में कहती हैं, जैसे उन्हें आचार्य का सत्य पता चल गया है वैसे उन्हें हमारा सच भी तो पता चल चुका होगा। या फिर अगर आचार्य ने मरने से पहले सब सच उगल दिया होगा तो ऐसे में तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो हमारा सच जानने के लिए अभी तक युवराज हमारे पास सबसे पहले पहुंच चुके होते। लेकिन अब हम पर भी खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले कि आम्रपाली को हमारे सच के बारे में पता चले, हमें सबसे पहले इस भानु प्रताप को दूर करना होगा। यही सही मौका है। तभी महाराज ने महारानी से असमंजस्य में पूछा, आप क्या सोच रही हैं और आपके सिर पर ये पसीना कैसा? महारानी के पास तुरंत जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। महाराज ने उन्हें चुप देखकर कहा, देखिए महारानी, मुझे भानु प्रताप का ये दुस्साहस बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे पहले कि हम कोई निर्णय ले, हम इस पर आपकी भी राय जानना चाहते हैं। भानु प्रताप, आम्रपाली समेत युवराज और राजकुमार मणिधर भी दरबार में प्रस्तुत होने के लिए बाहर हमारी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बताइए। महारानी ने भी कुछ सोच समझकर तुरंत कहा, नहीं महाराज, आम्रपाली को लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाना अच्छे से आता है। आचार्य की हत्या भानु प्रताप ने की है। हमें सिर्फ उनसे जवाब चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और तो और हम नहीं चाहते कि बातों बातों में राजकुमार मणिधर और युवराज को पता चल जाए कि हम राजकोष भरने के लिए भानु प्रताप से धन लेते हैं। तो महाराज ने कहा, हमने तो ये सोचा ही नहीं। भानु प्रताप अगर किसी की हत्या कर सकते हैं तो हमें बदनाम करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप उचित कह रही हैं महारानी। ये कहकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ बाहर जाकर उनसे कहो कि महाराज सिर्फ भानु प्रताप जी से बात करना चाहते हैं। बाकी सब तब तक राजमहल के बाहर ही इंतजार करें। सैनिक उनकी बात मानकर तुरंत दरबार से बाहर आ गए और वहां इंतजार कर रहे सभी को महाराज का आदेश सुना दिया। आम्रपाली, स्वर्णसेन और राजकुमार मणिधर ने तुरंत सम्राट की ओर देखा। आम्रपाली जानती थी कि सम्राट ने जो भी कुछ किया उसकी जान बचाने के लिए किया। वो सम्राट को उसकी वजह से मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी। आम्रपाली सिर झुंझुलाते हुए सैनिकों से कुछ कहने ही वाली थी कि सम्राट ने इशारे से उन्हें शांत रहने के लिए कहा और कहा, आम्रपाली जी आप चिंता मत कीजिए। महाराज को जब हम सब कुछ बता देंगे तो वो समझ जाएंगे। आप जाकर विश्राम कीजिए, आपको उसकी आवश्यकता है। आम्रपाली की आंखों में सम्राट के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी और आज ये सम्राट खुद भी देख पा रहे थे। उन्होंने प्रेम भरी नजरों से आम्रपाली को देखा, फिर युवराज स्वर्णसेन और राजकुमार मणिधर की ओर देखकर वो दरबार में चले गए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी मुकुंदा सोम का पीछा करते करते एक तालाब के पास पहुंच गई। वो छुपकर सोम को बहुत ध्यान से देख रही थी। सोम तालाब के किनारे एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया था। उसके चाल चलन और हाव भाव देखकर राजकुमारी मुकुंदा को ये साफ पता चल गया था कि सोम बुरी तरह से हताश है। उसे इस हालत में देखकर राजकुमारी मुकुंदा ने भी मन ही मन कहा, सुलोचना को अचानक ऐसा क्या हो गया? भले ही हम जानते हैं कि वो अपना असली रूप छुपाने की कोशिश कर रही है, पर हमसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। हमने इसे इतना हारा हुआ आज तक कभी नहीं देखा। जरूर कोई बड़ी बात है। राजकुमारी मुकुंदा ये सब सोच ही रही थी कि उन्होंने देखा कि सोम अपने हाथों से आंसू पोंछ रहा था। कि देखकर राजकुमारी मुकुंदा का दिल पिघल गया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो अभी सोम के पास जाकर उसकी इस हालत का कारण पूछे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तभी अचानक से मुकुंदा के पैरों तले एक पतली सी टहनी के टूटने की आवाज आई। सोम अचानक से उस पत्थर से उठकर खड़ा हुआ और सतर्क होकर चारों ओर देखने लगा।
इससे पहले कि उसकी नजर राजकुमारी मुकुंदा पर पड़ती, वो तुरंत बिना आवाज किए पेड़ के पीछे छिप गई। राजकुमारी की सांसें बहुत तेज होने लगी थी। वो सोचने लगी, कहीं सुलोचना ने हमें देख लिया तो अब हम क्या करें, क्या जवाब देंगे हम उसे। एक तरफ राजकुमारी मुकुंदा सोम के सामने आने से डर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट पूरे आत्मविश्वास के साथ महाराज और महारानी के सामने खड़े थे। महाराज और महारानी ने उनसे आचार्य की हत्या का कारण पूछा था, जिसके जवाब में सम्राट ने कहा, महाराज, हमें पता चला कि आचार्य काफी समय से आम्रपाली को मारने की कोशिश कर रहे थे। आज उन्होंने हम सबके सामने आम्रपाली पर वार करने की कोशिश की। आम्रपाली की जान बचाने के लिए हमें मजबूरन आचार्य पर वार करना पड़ा और इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट की बात सुनकर महाराज ने कहा, हम आपकी इस बात पर कैसे भरोसा कर लें कि वो आम्रपाली को मारना चाहते थे। चलो हम ये यकीन कर भी ले, परंतु आत्मरक्षा और हत्या में क्या फर्क होता है ये हमें अच्छी तरह से पता है। भानु प्रताप जी, आप चाहते तो आचार्य को घायल करके उन्हें रोकने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन उनकी हत्या करके आप किसी भी तरह की दलील देने योग्य नहीं बचे हैं। भानु प्रताप जी, महारानी को महाराज का भानु प्रताप के प्रति ये रवैया बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ बोले कुटिल मुस्कान लिए सम्राट की ओर देखने लगे। सम्राट ने महाराज से कहा, महाराज, हमें दलीलें देने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। आप अपने पुत्र युवराज स्वर्ण से इनसे पूछ लीजिए, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। वो ये भी जानते कि आम्रपाली की प्रतियोगिता में देर आने की वजह कोई और नहीं बल्कि आचार्य ही थे। उन्होंने प्रतियोगिता के एक दिन पहले ही आम्रपाली का अपहरण करवाने की कोशिश की थी। ये सुनते ही महारानी की आंखें बड़ी हो गईं। महाराज को सम्राट की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य आखिर ऐसा क्यों करना चाहेंगे। महारानी घबराते हुए मन ही मन सोचने लगी, ये भानु प्रताप हमेशा हमारे जीवन का सर्वनाश करने के चक्कर में क्यों पड़ा रहता है। आम्रपाली को प्रतियोगिता में आने से रोकने का कार्य तो हमने ही आचार्य को सौंपा था। इससे पहले कि महाराज उसकी बातों पर विश्वास करके सच की तह तक पहुंचने की कोशिश करे और हमारा सच सबके सामने आ जाए, हमें किसी भी तरह महाराज को इस बात पर यकीन करने से रोकना होगा। इससे पहले कि महारानी कुछ बोल पाती, महाराज ने तुरंत सम्राट से सवाल किया, आप जो भी कुछ कह रहे हैं उसका आपके पास कोई प्रमाण है, या आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। सम्राट को महाराज के बात करने का ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने दरबार की मर्यादा रखते हुए अपना गुस्सा ठंडा किया और कहा, प्रमाण? हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए एक नहीं कई प्रमाण हैं और इसके चश्मदीद गवाह भी हैं। जैसे ही महारानी ने ये सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अब लगने लगा था कि उनका सच जल्द ही सबके सामने आने वाला है। महाराज ने भी आवेश में सम्राट से पूछा, कैसा प्रमाण? उधर महाराज के सवाल को सुनकर महारानी की सांसें अटक गई थी, तो उधर सोम की नजरों से बचने के लिए राजकुमारी मुकुंदा अपनी सांस रोककर पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। कुछ देर के बाद जब अचानक से राजकुमारी मुकुंदा को तालाब के पास से एक आवाज आई, तो उन्होंने पेड़ की आड़ में रहकर चुपके से सोम की तरफ देखने की कोशिश की, और जब उन्होंने वहां देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर राजकुमारी मुकुंदा ने वहां ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर वो अचानक से चौंक गई थी? क्या सम्राट का प्रमाण ले आएगा महारानी का कड़वा सच सबके सामने? जानने के लिए सुनते रहिए।